हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान सा चैप्टर। नाम है इसका लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो कुछ भी इस दुनिया में जीवित है उसके बारे में बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, स्पेशली वो बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए। वन शॉट सिंगल डिटेल वीडियो हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं समराइज्ड वे में। यहाँ पे चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं, एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि चैप्टर में आखिर पूछा क्या जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले अपने सराउंड में, तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़, जैसे सिर्फ ह्यूमंस ओनली ह्यूमंस, यानी कि एक हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। ये जो पॉपुलेशन होती है इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। लेकिन जब हम लिविंग बीइंग या भी जो कुछ भी जिंदा है, चाहे वो डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स हों इंक्लूडिंग ह्यूमंस और साथ में प्लांट वैरायटीज़, इन सब को मिला के बोला जाता है, जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हम बायोसेंट्रिक। लेकिन जब हम इन लिविंग सब्सटेंसेस के साथ नॉन लिविंग का रिलेशन पढ़ते हैं तो ये स्टडी कहलाती है इकोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिक जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में भी जिक्र करते हैं और अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में भी जिक्र करते हैं, और साथ में हम इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर जो लिविंग नहीं हैं, उनके बारे में भी जिक्र करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक ऑर्गेनिज्म की, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में या पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे या फ्यूचर में जो पाए जाएंगे, जो प्रेजेंट में है, इनमें एक पैटर्न देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल कॉमन। जेनेटिक मटेरियल मतलब हम बात कर रहे हैं डीएनए के। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये जो होता है ये क्या होता है, कॉमन देखने को मिलता है। अगर हम आज हैं तो जो फ्यूचर में हम इवॉल्व होके बनेंगे, बट हमारे पास डीएनए सेम पैटर्न कॉमन देखने को मिलेगा। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। इसमें मेजरली हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, व्हाट इज़ लिविंग, मतलब जिंदा चीज़ें क्या हैं। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी क्या है और उनके सिस्टमैटिक्स क्या हैं, किस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स मिलके सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज, टिश्यू मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलके बना देते हैं पूरा का पूरा प्लांट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। कैटेगरीज़ में कई सारे लेबल्स में रैंक वाइज इनको डिवाइड किया गया है, उन रैंक्स के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ का फर्दर हम बेनिफिट कैसे लेते हैं, फ़ायदा क्या लेते हैं, उसके हम जिक्र में करते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स, उनके हमें फ़ायदे क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिविंग्स की। लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कैसी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और एक देखने को मिलती है हमें नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं देखने को मिलता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनका जिक्र किया जाता है यहाँ पे, उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी हमने देखा था हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है। और एक और हिस्सा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होश में रहना, सेंस कर पाना, जो हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अवेयर रहना और सेंस कर पाना, ये कॉन्शियसनेस का हिस्सा कहलाता है। बट अगर हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो ये लिविंग के अकेले फीचर्स नहीं देखने को मिलते। जैसे ग्रोथ 2 टाइप की होगी, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन सेल नंबर।
ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही देखने को मिले, नॉन लिविंग थिंग्स में भी नंबर्स के इंक्रीमेंट देखने को मिल सकते हैं, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसे एक वुडन ब्लॉक को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, तो वो भी तो साइज़ में बड़ी हो गई। या फिर अगर हम बात करें, एक ट्रेन है, ट्रेन का एक डिब्बा है, एक डिब्बे के पास दूसरा डिब्बा जोड़ दिया तो ट्रेन की लेंथ तो बढ़ गई ना, ग्रोथ हुई, लेकिन वो लिविंग थिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। तो इसी वजह से इसको हम एक्सेप्शन के साथ देखते हैं, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं बोलते हैं। सेम इसी के पैटर्न की बात करें, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी प्रोजेनी या संतानें प्रोड्यूस करना, बनाना। जैसे एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है, ये रेक्टेंगल शेप का है, इससे बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप्स काटे जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जब ये छोटे छोटे रेक्टेंगल एक बड़े रेक्टेंगल से छोटे छोटे रेक्टेंगल बने तो ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें, जैसे हनी बीज होती हैं, हनी बीज में मधुमक्खी की बात कर रहे हैं हम। मधुमक्खी में एक वर्कर मधुमक्खी होती है छत्ते में, जो स्टेराइल होती है, जिसका कोई काम नहीं होता है। स्टेराइल मतलब ये न्यूट्रल होती है, ये रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये क्या है, जिंदा तो है ना। इसीलिए यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को 9 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में रखते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल से चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेने वाले हैं, बट काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव पैटर्न्स पे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। यूनी पैरेंटल मतलब एक ही, यूनी का मतलब होता है सिंगल, एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बाई पैरेंटल यानी कि 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि एक मेल फादर की और एक मदर की फीमेल, दोनों के आपस में क्रॉसिंग पैटर्न से न्यू यंग वन प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। ज़्यादातर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये रिप्रोडक्शन का पैटर्न देखने को मिलता है। एसेक्सुअल की बात करें तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस की तरह, बडिंग प्रोसेस क्या होती है, एक हाइड्रा का प्लांट है, इसमें देखने को मिलेगा एक एक्स्ट्रा बड ग्रोथ करती है। ये बड गिर जाएगी और गिरने के बाद पूरा नया हाइड्रा बन के तैयार हो जाएगा। ईस्ट में भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है हमें रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब दोबारा से जन्म लेने की क्षमता। मतलब एक बड़ा हिस्सा है, एक ऑर्गन हमने काट के इसका निकाल दिया, इतना हिस्सा शरीर का काट दिया गया, तो ये हिस्सा अपने आप फिर से ग्रो कर लेगा। यही प्रोसेस बोली जाती है रीजनरेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़े में बांट देना। फंजाई और फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनेमा ऑफ मासेस में फ्रैगमेंटेशन पैटर्न देखने को मिलता है। जितने टुकड़ों में इनको काटोगे उतने ही नए नए जो फंजाई हैं या फिलामेंटस एल्गी हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेशंस में इसको यहाँ पे पुट किया गया है। इसकी डिटेल स्टडी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, बडिंग, रीजनरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिविंग वर्ल्ड, दुनिया इतनी प्यारी सी, खूबसूरत सी, कहीं पे अचानक से ढेर सारी गर्मी, रेत, और कहीं पे ढेर सारे बर्फ़ की जमावट, हिमालय पर्वत, कहीं पे नदियाँ, समंदर, झरने, झील, सब कुछ इतना सारा सुंदर सा हमारा नेचर है। ये हमें स्पीचलेस कर देता है जब हम देखते हैं इसको। हमारे पास शब्द नहीं बचते इसको बयान करने पे, व्याख्यान करने पे। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं यूनिसेलर। अब देखो जरा, यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। अगर इसमें ग्रोथ भी होगी तो क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। एक सेल से 2 सेल जब बनेंगी तो दोनों सेल बनने की प्रोसेस आपस में क्या हो गया, ग्रोथ
भी हुआ और रिप्रोडक्शन भी। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपस में एक साथ साथ इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, दोनों घटनाक्रम एक साथ होते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किसमें? यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखने को मिलता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग पैटर्न में फॉर्म होते हैं। ग्रोथ अलग देखने को मिलती है और रिप्रोडक्शन अलग देखने को मिलता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ पौधे में जो होती है वो लोकलाइज्ड एंड इनडेफिनिट होती है। इनडेफिनिट मतलब लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। पौधे के ग्रोथ के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो पौधा जैसे ये है, सीड लगाया, अंकुर निकले, छोटा पौधा और फिर बड़ा पौधा। अब क्या है, ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा पुराना पेड़ हो जाएगा, अगर डाली नहीं टूटी है या कोई काट के नहीं ले गया है, तो वो उतना ही बड़ा, उतना ही मोटा होगा। इनडेफिनिट, अनलिमिटेड और इनडिटर्मिनेट देखने को मिलता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ होती है वो डिफिनिट होती है, लिमिटेड और इनडिटर्मिनेट होती है। अगर हम ग्रोथ की बात करें, हमारी एक हाइट है, बचपन से लेके थोड़ा सा हाइट में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। एक एडल्टहुड स्टेज तक आते आते, जैसे लगभग हम बात करते हैं 20 ईयर्स के बाद हमारी हाइट ग्रो नहीं करती है, तो 20 साल तक हमारी हाइट बढ़ती है। उसके बाद क्या ऐसा होता है कि 30-35 साल का एक बच्चा है या एक आदमी है, उसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है, 50 साल तक पहुंचते पहुंचते छत में टकरा रहा है, 2-3 फ्लोर की ऊंचाई उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर ली। ऐसा हमारे केस में नहीं देखने को मिलता है। इनडिटर्मिनेट यानी कि हम बता नहीं सकते कि कितनी ग्रोथ होगी। जैसे देखते होंगे अलग अलग बॉडी की अलग अलग ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलती है। किसी की हाइट 5 फीट, किसी की 5.5 फीट, किसी की 6 फीट, किसी की 6.5 फीट। तो क्या है, हम इनडिटर्मिनेट कर पाते हैं इसको, हमें प्रॉपर पैटर्न पे जानकारी नहीं है कितनी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ प्लांट में देखने को मिलेगी और लिमिटेड ग्रोथ हमें अपनी बॉडी में देखने को मिलती है। तो एनिमल्स में डिफ्यूज्ड और डिफिनिट यानी कि अप टू अ लिमिट ग्रोथ देखने को मिलती है, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, ये अनलिमिटेड पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं होता है लिविंग का, जैसे म्यूल्स, खच्चर या वर्कर बीज, ये इनफर्टाइल, या हम ह्यूमंस की बात करें तो इनफर्टाइल ह्यूमंस, ऐसे ह्यूमंस जो बच्चे पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, उनको भी तो हम लिविंग बोलते हैं ना, बट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी या फीचर्स नहीं मानते हैं। लिविंग बीइंग की बात करें तो जो ग्रोथ है ये 2 टाइप पैटर्न फॉलो करती है। पहला इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर होती है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। अंदर प्रोटोप्लाज्म जो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के, उनका मिक्स पैटर्न इंक्रीज कर जाता है। इरिवर्सिबल चेंज होता है। ग्रोथ मतलब एक बार लंबाई आपकी बढ़ गई तो ऐसा नहीं होता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से घट जाएगी, ये इरिवर्सिबल देखने को मिलती है, वापस नहीं आती है। रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था। पॉलिनेशन हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन, इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ईस्ट की बात करें या फंगस की बात करें, प्लेनेरिया की और स्टारफिश की, रीजनरेशन प्लेनेरिया और स्टारफिश में देखने को मिलता है। इसमें हमें किसी अलग से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। नॉन डिफाइनिंग में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म के कंपोजिशन की। इसका मतलब है कि जितनी भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उन सब को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ साथ हमने खाया था खाना, ग्लूकोज हमें मिला था, उसके साथ ऑक्सीजन सांस लेने की वजह से गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस वाटर में, और प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी होती है ये कैसी होती है, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल चेंजेस चल रहे होते हैं
वो सब क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म के नाम से जाने जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में होता रहता है विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन। मेटाबॉलिक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग थिंग का इनसाइड अ सेल। ये जो भी रिएक्शन ज़्यादातर चल रही होती हैं ये सब किस पे, सेल लेवल पे चल रही होती हैं। अब हम बात करें सेल की, तो हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है किससे, सेल से बनी हुई है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी सेल के अंदर हो रही होती हैं, इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टली रिक्वायर होता है ताकि मेटाबॉलिज्म चल सके। तो मेटाबॉलिज्म के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल का होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्शियसनेस, मतलब होशो हवास में रहना कि आसपास दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर रहना और एबल रखना खुद को, सेंस द इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है प्लांट कैसे सेंस करते हैं एनवायरनमेंट में। तो प्लांट का पैटर्न होता है स्पेशली फ्रूटिंग और फ्लावरिंग। फ्लावर आना उनमें एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे आता है। हर समय नहीं देखते होंगे हर पौधे में कि फल आए हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो सेंस कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को, तापमान को, बारिश को, वेदर को। और फिर जब फोटो पीरियड ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तब यहाँ पे देखने को मिलती हैं उनमें सेंसेस, और उस समय फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नॉन लिविंग थिंग को कुछ भी करते रहो उनमें चेंजेस नहीं होते हैं। प्लांट सेल्स की बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे तो सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज से ऑर्गन और पूरा प्लांट। सेम पैटर्न एनिमल सेल्स की बात करें तो एक सेल कई सारे टिश्यूज़, कई सारी सेल्स एक साथ मिलके टिश्यूज़ बनाती हैं, कई सारे टिश्यूज़ मिलके एक साथ ऑर्गन बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब हम बात करें फोटो पीरियड यानी कि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, तो दिन की लेंथ के हिसाब से ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है अलग अलग एनिमल्स में। बर्ड्स में विंटर के ड्यूरेशन में रिप्रोडक्शन नहीं के बराबर देखने को मिलता है, जबकि जो शॉर्ट डे ब्रीडर होते हैं उनमें विंटर के समय मेटिंग और प्रेगनेंसी और डिलीवरी देखने को मिलती है। ग्रोथ पैटर्न उनका देखने को मिलता है समर सीजन में, बट लॉन्ग डे ब्रीडर्स जो होते हैं ये गर्मी में ही ब्रीडिंग करते हैं, उसी समय अंडे देते हैं और उनसे चूजे निकलते हैं। चिकन इनके एग्जाम्पल पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा एक ड्यूरेशन चलता है साइकिल। तो ये बोला जाता है फोटो पीरियड। तो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फोटो पीरियड पे डिटरमाइंड करते हैं या फिर डिपेंडेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शंस किसके बेसिस पे चल रही होती है अलग अलग पैटर्न पे, जैसे ये है एक सेल के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए फॉस्फेट आयन, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के मिलके बने होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने होते हैं, जबकि प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप जुड़े हुए कार्बन चेन के साथ देखने को मिलते हैं। सेल वॉल की बात करें तो ये सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज मोनोसैकेराइड्स के कई सारे मल्टीपल यूनिट्स कंबाइंड करते हैं। पॉलीसैकेराइड एक होता है हिस्सा देखने को मिलता है, एक लॉन्ग कार्बन की चेन का सीक्वेंस होता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं इन्हीं के केमिकल चेंजेस की वजह से मेटाबॉलिज्म देखने को मिल रही होती है। अब यहाँ पे हम बात करें एक टर्म होम्योस्टेसिस या इसको सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। ये रेफ़र करता है हमारी बॉडी की एबिलिटी ताकि मेंटेन और स्टेबल रहे इंटरनल एनवायरनमेंट, जबकि बाहर का जो सराउंडिंग है वो चेंज हो रहा होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन हैं या ऐसे प्लेस पे जहाँ पे हम चले गए सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत कम है,
20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम, तो हमें क्या लग सकती है, सर्दी लग सकती है। बॉडी का टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना है तो हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ रजाई, गद्दे या और भी मटेरियल, और साथ में अपने हेयर्स एयर ट्रैप करने के लिए स्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे रोए क्या हो जाते हैं, ठंडी के मौसम में देखते होंगे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्यों खड़े हो जाते हैं, ताकि एयर ट्रैप कर सकें सरफेस पे स्किन के, और गर्मी लॉस ना हो, ट्रांसफ़र टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये कंडीशन होम्योस्टैसिस कहलाती है। इसी तरह से इसी तरह से फिशेस में देखने को मिलता है। अपटेक करते हैं साल्ट आयंस वाटर बाय गिल्स से साल्ट और आयंस अंदर जाते हैं। इसके अलावा जब खाना खाती हैं मछलियाँ तो वहाँ पे भी वाटर और कुछ आयंस अंदर जाते हैं। अब ये जो आयंस और वाटर अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो कंडीशन देखने को मिलती है एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आयंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डाइल्यूटेड यूरिन के फॉर्म में, ताकि अंदर की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी में अगर चेंजेस आते हैं तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पैटर्न एडाप्टेशन। जीवन जीना है तो संघर्ष से भरी हुई दुनिया है, संघर्ष करना है और खुद में परिवर्तन लाना है समाज के हिसाब से, संसार के हिसाब से। यही एडाप्टेशन कहलाता है, जिसमें आप हर परिस्थिति के लिए तैयार पाते हैं खुद को। जैसी कंडीशन हो उसी हिसाब से खुद को एडाप्ट कर लेते हैं, तभी आप इस संसार में सुखद रूप से जी सकते हैं। अन्यथा बहुत सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं। एडाप्टेशन की अगर हम बात करें तो फ्रॉग में एडाप्टेशन पैटर्न देखने को मिलता है। पीछे वाले जो पैर होते हैं, हाइंड लिम्स, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और उनमें वेब्ड टोज पाए जाते हैं, क्योंकि उनको पानी में भी तैरना होता है और ज़मीन पे भी लंबी लंबी छलांग लगानी होती है। फिशेस पानी में रहती हैं तो पानी के हिसाब से उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है खुद को। उनके पास फिन्स और गिल्स पाई जाती हैं, फिन्स मूवमेंट करने के लिए और गिल्स सांस लेने के लिए पाई जाती हैं। कैक्टस की बात करें तो कैक्टस ज़्यादातर ऐसे रीजन में देखने को मिलता है जहाँ पे डिजर्टिफिकेशन हो चुका है, यानी कि चारों तरफ सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल पाया जाता है। वहाँ पे इनमें थिक क्यूटिकल होता है ताकि वाटर लॉस कम देखने को मिले, और लीफ स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि सरफेस एरिया सन के एक्सपोजर में कम आए और वाटर नुकसान कम हो, और साथ में कोई जंगली जानवर आए तो कांटे खाने के बाद वो अपना मुंह फेर के चला जाए और ये बची रह सकें। कैमल, जिसको हम जहाज बोलते हैं रेगिस्तान का, इसके पैर लंबे होते हैं, पैडेड होते हैं ताकि वो रेत में धंसे नहीं। लॉन्ग आई लैसेस होती हैं ताकि आँखों में ज़्यादा सनलाइट या चांद न लगे। कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होता है ताकि वाटर लॉस कम देखने को मिले, और इनके बॉडी पे हम पाए जाते हैं जो फैटी एसिड डिपॉजिट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर, वही फैटी एसिड इनके पानी की कमी को पूरी करते हैं। बियर्स की बात करें तो प्रेजेंस देखने को मिलता है फर और हाइबरनेशन। ये फर पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं ताकि सर्दी के मौसम में हीट ट्रांसफ़र कम हो, और जब बहुत ज़्यादा हीट अप सर्दी देखने को मिलती है तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। विंटर स्लीप बोलते हैं, ये 6 महीने तक लगातार सोते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, इसमें दो चीज़ें मेजरली इन्वॉल्व होती हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। इसके लिए हम करेक्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर व्याख्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है। जैसे कोई पर्सन है, उसके बारे में जब आप बताना शुरू करते हैं कि वो 4 फीट हाइट का है या 5 फीट हाइट है, कलर थोड़ा सा डार्क है, 2 हाथ हैं और थोड़ा सा नज़र टेढ़ी सी है या नाक सीधी है, इस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन पैटर्न पे आप देते हैं, करेक्ट पैटर्न पे, तो सामने खड़ा हुआ इंसान तुरंत उसके माइंड में उसकी फिगर आ जाती है, और अगर वो भी कॉमनली पहचान रहा है तो तुरंत उसका नाम बता देगा कि ये नाम है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम करेक्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं ऑर्गेनिज्म का, और उसके बाद फिर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, यानी कि उसके साइंटिफिक नेमिंग करते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था लीनियस साहब ने, कैरोलस लीनियस इनका पूरा नाम था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। यहाँ पे हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है ऑर्गेनिज्म का, एक पर्टिकुलर टैक्सा में, इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन, जिसमें पर्टिकुलर पोजीशन दी जाती है ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर
टैक्सा में। टैक्सा क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं। अलग अलग ग्रुप्स में एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर पाना, उनके पर्टिकुलर फंक्शनिंग या प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे, इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए दो संस्थाएं, एक ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एक ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल क्यों? ताकि हम लिविंग सब्सटेंसेस में जो एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ सकें, एनिमल्स के बारे में। बॉटेनिकल क्यों? ताकि हम प्लांट्स की नेमिंग कर सकें। तो प्लांट्स की और एनिमल्स की नेमिंग के लिए अलग अलग ICBN बॉटेनिकल के लिए, प्लांट के लिए, और ICZN जूलॉजिकल के लिए, यानी कि एनिमल्स के लिए कोड्स आए। उसके हिसाब से बताया गया कि नामकरण किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी समस्याएं होती थी नामकरण करने में। नामकरण करने में समस्याएं क्या आती थी? जैसे एक पर्टिकुलर एनिमल्स की ही बात करें, एक है कैट, बिल्ली। तो बिल्ली का वैसे तो नाम फेलिस डोमेस्टिकस, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। बाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो पहला नाम होता है ये होता है जीनस, यानी कि जेनेरिक नेम, और ये होता है स्पीसीज़ का नेम। स्पीसीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं इसको। फेलिस डोमेस्टिकस इसका नाम है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको बिल्ली के नाम से जाना जाता है। चाइनीज़ जोन में इसको जियाओ माओ के नाम से, रशियन जोन में कॉट के नाम से, गल्फ़ कंट्रीज़ में माऊ के नाम से, केडी, गाटो या कैट के नाम से इसको यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन हर जगह किस नाम से? फेलिस डोमेस्टिकस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको प्रॉपर पैटर्न पे एक नियमबद्ध तरीके से नाम बताया गया। सिस्टमा नेचर एक बुक है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के नेम प्रेजेंट हैं, नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो भी कैसे नाम? बायोलॉजिकल नाम। ऐसा नहीं है कि तुक्का लगा के कुछ भी नाम रख दिया है। उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पहला नाम इसके जेनेरिक नेम, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? जीनस की और स्पीसीज़ की। स्पीसीज़, ये दो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जीनस और स्पीसीज़। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी दो चीज़ों से मिलके बनी है। एक है टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। दूसरा है नॉमी, नॉमोस से लिया गया है, इसका मतलब होता है लॉ और रूल, मतलब नियमबद्ध तरीके से चीज़ों को अरेंज करना। अब चीज़ों क्या है? यहाँ पे हम स्पीसीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। ये जो टर्म है, टर्म टैक्सोनॉमी, ये दिया था APD कैंडोले ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो ये C लिनियस हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। टैक्सोनॉमी के भी फादर हमारे पास कैरोलस लिनियस देखने को मिलते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के भी फादर कैरोलस लिनियस हैं, और इनकी जो एक किताब थी इसको मेंशन किया गया, सिस्टम नेचर, ये भी इन्होंने लिखी थी। ये एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। एग्जाम्पल पैटर्न मेंशन किया गया है, नाम है कैनिस फैमिलैरिस। ये बताने की कोशिश की गई है कैसे हम यहाँ पे बात करते हैं स्पीसीज़ की। तो स्पीसीज़ क्या हो जाएगी इसकी? फैमिलैरिस। पहला नाम कैनिस है, कैनिस क्या होगा इसका? जीनस होगा। एक ही जीनस में दो स्पीसीज़ अलग अलग पाई जा सकती हैं। फिर हम बात करते हैं जीनस से बड़ा ऑर्डर फैमिली। फैमिली है कैनिडी। कैनिडी फैमिली में अलग अलग जीनस के एनिमल्स पाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर। एक ऑर्डर में कई सारी फैमिलीज़ पाई जा सकती हैं। फिर बात करते हैं क्लास की। क्लास है मैमेलिया। मैमेलिया क्लास में मल्टीपल ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। इससे बड़ा पैटर्न है फाइलम। एक फाइलम में कई सारी क्लासेस पाए जाते हैं, और उससे बड़ा हिरार्किकल ऑर्डर है रैंक, जिसको बोलते हैं किंगडम। तो सबसे बड़ा स्टार्टअप किंगडम से फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़। डॉग का नाम क्या मिल गया हमें? कैनिस फैमिलियरिस। ये कुत्ते का जूलॉजिकल नेम है।
अब बात करते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की। इन्हीं कैटेगरीज़ की एक एक करके नाम की बात करते हैं। जैसे हम स्पीसीज़ लेवल पे बात कर रहे हैं तो स्पीसीज़ लेवल पे जो कुछ भी होंगे, अलग अलग स्पीसीज़ की अगर डॉग्स हैं तो उनमें सिमिलरिटीज़ सबसे ज़्यादा होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम टैक्सो में आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन में ऊपर की तरफ, हायर रैंक की तरफ, वैसे वैसे हमें सिमिलरिटीज़ कम देखने को मिलती हैं। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट की बात करें तो सारी कैटेगरीज एक साथ कंस्टिट्यूट करती हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की इनिशिएशन पैटर्न पे देखने को मिलती है। जो भी कुछ क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है ग्रुप्स, वो सब टैक्सा के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो ऑर्डर भी एक टैक्सा है, क्लास भी एक टैक्सा है, फाइलम भी एक टैक्सा है। लेकिन जब एक साथ इनको हम पढ़ते हैं प्लूरल फॉर्म में तो इसको हम टैक्सा बोलते हैं, बट सिंगल पैटर्न पे क्या बोलते हैं इसको? टैक्सॉन। अगर हम यहाँ पे बात करें, हर एक कैटेगरी को रेफर किया जाता है एज एन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब स्पीसीज़ भी क्लासिफिकेशन की यूनिट है, जीनस भी क्लासिफिकेशन की यूनिट है, ऑर्डर भी, क्लॉस भी, ये सब क्लासिफिकेशन के यूनिट हैं। रिप्रेजेंट करते हैं एक रैंक एंड कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन। कॉमनली इनको टैक्सॉन बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म इसका टैक्सा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीसीज़ की तो स्पीसीज़ होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें नाइग्रम या टाइग्रिस। टाइग्रिस स्पीसीज़ है टाइगर की और नाइग्रम स्पीसीज़ है मकोए की। जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़, एक साथ रिलेट करने वाली स्पीसीज़ को हम जीनस में पढ़ते हैं। नाम है इसका मैंगीफेरा। मैंगीफेरा के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फैमिलीज़ की। फैमिली ग्रुप ऑफ लेस रिलेटेड जीनस, जैसे हम बात करते हैं सोलिनेसी की। ऑर्डर क्या है? फैमिलियर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास लेस नंबर पाए जाते हैं कंपेयर टू द डिफरेंट जेनेरा। और असेंबलेज पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि जुड़ाव देखने को मिलता है और फैमिली जो एग्जिबिट करती हैं कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल पॉलीमोनियल्स, ये एक ऑर्डर है। क्लास की बात करें तो ग्रुप रिलेटेड ऑर्डर्स, कई सारे रिलेटेड ऑर्डर्स के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं, जैसे प्राइमेट्स। फाइलम या डिवीज़न, इसमें रिलेटेड प्लांट क्लासेस पाए जाते हैं। क्लासेस की बात कर रहे हैं, कम्स इन ग्रुप बट इन केस ऑफ एनिमल्स रिलेटेड क्लास बिकम ए पार्ट ऑफ फाइलम। जैसे हम बात करते हैं कॉर्डेटा की। इसी वजह से डिवीज़न के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं प्लांट केसेस में, ज़्यादातर क्लासेस में मल्टीपल डिवीजन्स, बट यहाँ पे हम एनिमल केसेस में फाइलम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं इनको, कॉर्डेट्स यहाँ पे आता है। फिर पैटर्न देखने को मिला हमें किंगडम। किंगडम जिसमें सिमिलर फाइलम या डिवीज़न देखने को मिले, जैसे एनिमेलिया एंड प्लांटी। किंगडम है ये लार्ज स्केल के या लार्ज रैंक के ऑर्डर देखने को मिलते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करें तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न या फाइलम और किंगडम। किंगडम सबसे टॉप ऑर्डर का हायरार्की का पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहला हिस्सा क्या देखने को मिलता है? आइडेंटिफिकेशन, किसको पहचानना है। जैसे यहाँ पे देखो एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्किल में बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, इंडिविजुअल्स हैं। इनको क्या करना है? सबसे पहले पहचानना है। इसको पहचाना हमने, सबसे पहले मार्क किया, इसको अमीबा, इसको युगलिना, इसको हमने पैरामीशियम नाम दिया, इसको फ्रॉग, इसको स्नेक। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिले, प्लांट्स देखने को मिले। तो ये सब क्या किए हमने? आइडेंटिफाई किए। आइडेंटिफाई करने के बाद हम दूसरा नाम करते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसा? अकॉर्डिंग टू द ICBN, या अगर एनिमल है तो ICZN के हिसाब से इनका नामकरण करते हैं। नामकरण करना यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। नाम लिखने के तरीके के कुछ नियम बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले यूनिवर्सल रूल फॉलो होता है, अकॉर्डिंग टू द ICBN हो या अकॉर्डिंग टू द ICZN हो। सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे नाम मेंशन किए गए। बायोलॉजिकल नेम्स जो जनरली लिखे जाते हैं किसमें? लैटिन भाषा में,
और इटैलिक फॉन्ट में लिखे जाते हैं। इटैलिक फॉन्ट मतलब ये थोड़ा सा टिल्टेड पैटर्न देखने को मिलता है जो यहाँ पे सामने दिख रहा होगा। ये नियम फॉलोअप होते हैं। लैटिन भाषा होगी, रिटन किया जाएगा इटैलिक्स में, लैटिनाइज किया जाएगा। ये डेराइव्ड होंगे कहाँ से? लैटिन से, रिस्पेक्टिव ऑफ दियर ओरिजिन। ये पैटर्न देखने को मिलता है, उनको लैटिनाइज किया गया है, ये डेराइव किया गया है लैटिन से। ये छोड़ के कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा में उनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा वाला जो होता है वो हमेशा स्पीसीज को या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। दोनों वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम में लिखे जाते हैं, जब हाथ से लिखे जाते हैं तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, अलग अलग लाइन से, जैसे अभी हमने ये अंडरलाइन कर दिया जाता है। या फिर जब उनको प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडिकेट करता है उनकी लैटिन की ओरिजिन। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो जीनस है उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, जबकि स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल में ही लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का नाम है, पहला लेटर जीनस का कैपिटल में मेंशन किया गया है, जबकि स्पीसीज का आई लिखा गया है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का हिस्सा था। लेकिन तीसरा एक और नाम यहाँ पे लिया जाता है जिसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का हिस्सा, लिन। साहब के नाम पे इसका नाम मैंगीफेरा इंडिका लिन रखा गया है। यहाँ पे टोटल 4 लेटर्स यूज किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है साइटेशन से, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, जिस साइंटिस्ट ने खोजा है उसका नाम, या फिर जिस जगह पे खोजा गया है वो नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है इन द केस ऑफ यूनिवर्सल नेमिंग पैटर्न। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स की, क्लासिफिकेशन की, जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, नेमिंग कर ली, नेमिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको बांटते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग हिस्से में। जैसे इसको बांट दिया हमने प्रोकैरियोट्स में, बाकी हिस्सा सब कुछ आया यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोटिक्स ग्रुप में मोनेरन्स चले गए यानी कि बैक्टीरियाज, यूकैरियोटिक ग्रुप्स आया। यूकैरियोटिक ग्रुप्स में भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टास देखने को मिले, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स भी यहाँ पे देखने को मिली। फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में 2 पैटर्न, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में भी ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इस तरह से बहुत सारे पैटर्न देखने को मिले। सेम एज एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे इंसेक्ट्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग यहाँ पे टैक्सास के हिसाब से डिवीज़न देखने को मिलते हैं। कुछ कॉमन बायोलॉजिकल नेम हैं और उनका हिरार्कियल ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर, फैमिली, क्लास और फाइलम का जिक्र किया गया है। ये याद रखना होता है आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। जैसे मैन का नाम है होमोसेपियंस, तो होमो क्या होगा, जीनस, सेपियंस क्या होगा, स्पीसीज, जीनस होमो। फैमिली होमिनिडी है मैन की, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा इंसानों का, मॉडर्न मैन। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस में जीनस मेंशन है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर जो है वो है प्राइमेट्स। ऑर्डर कौन सा, प्राइमेटा। क्लास मैमेलिया, फाइलम जो होगा वो कौन सा, कॉर्डेटा। और फिर किंगडम क्या होगा, इसके हिसाब से एनिमेलिया किंगडम होगा। हाउस फ्लाई यानी मक्खी की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका इसका नाम होता है, मस्का जीनस है, डोमेस्टिका इसकी स्पीसीज है, तो मस्का। फैमिली इसकी म्यूसाइडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और डिवीज़न या फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। अगला है पौधा, प्लांट, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है, मैंगीफेरा इसका जीनस है, इंडिका इसकी स्पीसीज है, एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है, सैपिंडेल्स ऑर्डर हैं इसके, डाइकोटिलिडनी क्लास है और एंजियोस्पर्मी इसका डिवीज़न है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके किंगडम की तो वो प्लांटी हो जाएगा। जैसे ही वीट की बात करें यानी कि गेहूँ, गेहूँ क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम क्या है, एक जीनस है। पोएसी इसकी फैमिली है, पोएल्स इसके ऑर्डर हैं, मोनोकोटिलिडनी इसकी क्लास है और एंजियोस्पर्मी से ये बिलोंग करता है। अगर हम बात करें इसके किंगडम की तो किंगडम हो जाएगा प्लांटी, एस्टिवम इसकी स्पीसीज है। तो ये थे कुछ
कॉमन नेम। कुछ और नाम है यहाँ पे, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का सोलेनम मिलेनोजेना। अब यहाँ पे देखना, पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई, सोलेनम नाइग्रम, ये एक ही जीनस से बिलोंग कर रहे हैं तीनों, सोलेनम, सोलेनम एंड सोलेनम। ट्यूबरोसम, मिलेनोजेना और नाइग्रम, ये क्या है, अलग अलग स्पीसीज़ हैं। तो एक ही जीनस के अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज़ देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही लायन की बात करें तो पैंथेरा लियो, टाइगर की बात करें तो पैंथेरा टाइग्रेस, और लेपर्ड की बात करें तो पैंथेरा। तो पैंथेरा सब कॉमन पैटर्न है, सिर्फ टाइग्रेस स्पीसीज़ है तो टाइगर है, लियो स्पीसीज़ है तो लायन है, एंड पैरडाइस स्पीसीज़ है तो लेपर्ड है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो होमो सैपियंस हमारा नाम है, जीनस और स्पीसीजेस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम दो चीज़ें ही लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी तरह से कन्फ्यूजन मत लाइएगा। ये सोलेनम है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो के लिए, सोलेनम नाइग्रम मकोई के लिए, और सोलेनम मेलोनोजेना ब्रिंजल के लिए। पैंथर किंगडम में लियो एंड पैरडस, पैरडस तेंदुआ के लिए यानी कि पैंथर के लिए, और लियो फॉर दी लायन, शेर के लिए। अब यहाँ पे बात करें सेम, पैंथेरा एक जीनस हो गया, फेलिस एक जीनस हो गया। अब जीनस के पहले फैमिली, फैमिली कौन सी है, फिलेडी। फिलेडी एक फैमिली है जिसमें पैंथेरा में टाइग्रिस, पैरडस एंड लियो। सेम फेलिस यानी कि कैट फैमिली है, फेलिस डोमेस्टिकस इसका ये हिस्सा देखने को मिलता है एग्जाम्पल स्पीसीज़ की। और इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं जो हमें कैट के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, अलग अलग टाइप की, बट इनकी जो फैमिली है ये सेम है, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके जीनस अलग होते हैं और जीनस के बाद स्पीसीज तो जाहिर सी बात है अलग होना तय था। अब बात करते हैं इनके टैक्सोनॉमिकल एड्स की। जो चीज़ें हमें समझने में, पढ़ने में आसान हो जाएं, उसके लिए हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। बट किसकी, टैक्सोनॉमी को समझना और पढ़ना, हिरार्किकल ऑर्डर प्रॉपर पैटर्न पे हम समझ सकें, इसके लिए हम यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल ऐड पढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स, सैम्पल्स को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ऑर्गेनिज्म को संरक्षित करना, जो हेल्प करता है एक्सटेंसिव रिसर्च में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक हिरार्की। उनके हिरार्की के ऑर्डर को इस तरह से लिख के रखा जाता है ताकि हमें कोई समस्या ना हो जब भी कभी हम इसमें अरेंज पैटर्न को देखें। पहला यहाँ पे देखने को मिलता है हमें हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसमें हम कलेक्टेड प्लांट के स्पेसिमेंस रखते हैं। वो भी कैसे, पहले उनको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद प्रेस किया जाता है और फिर प्रिजर्व कर दिया जाता है एक सीट पे टेप से चिपका के। 42 × 29 सेंटीमीटर इसका एरिया होता है। इंचज़ में बात करें तो 11.5 × 16.5 इंचज़। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्लांट स्पेसिमेन पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको सुखा लिया जाता है, सुखाने के बाद प्रेस करके फिर चिपका दिया जाता है। यहाँ पे एक लेबल रीअरेंज पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें हम नेम लिखते हैं किसका, जिसने खोजा है, डेट लिखते हैं और फिर क्लासिफिकेशन लिखते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब इसका, क्लासिफिकेशन में क्या क्या लिखते हैं, किंगडम क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, जीनस क्या है और स्पीसीज़ क्या है। ये सारा कुछ हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं ताकि कभी भी कोई कभी पढ़ने के लिए आए तो हर्बेरियम की फ़ाइल देखते ही इस स्पीसीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, समझ जाए क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटेनिकल गार्डन की। ये भी टैक्सोनॉमिकल एड्स में आती हैं। इसमें हम चीज़ों को समझ पाते हैं। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स का यहाँ पे कलेक्शन किया जाता है फॉर रेफरेंसेस इन स्पेशलाइज्ड गार्डन। एक अलग से गार्डन मेंशन किया जाता है जहाँ पे लिविंग प्लांट्स के कलेक्शन रखे जाते हैं। अलग अलग तरह के कई सारे प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको, क्यू बॉटेनिकल गार्डन लंदन में लोकेटेड है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ये रिसर्च करता है प्लांट्स पे, लिविंग प्लांट्स पे, लखनऊ इंडिया में लोकेटेड है। ये बॉटेनिकल गार्डन के संदर्भ में रेफरेंसेस हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, म्यूज़ियम।
म्यूजियम क्या है? कलेक्शन करते हैं हम प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। स्पेसिमेन को इन कॉलेजेस फॉर स्टडी पर्पस एंड रेफरेंसेस, रेफरेंस करने के लिए कि किस तरह से शरीर का ढांचा होता है, बनावट होती है, ये सब दिखाने के लिए एनिमल्स को फिल करके रखा जाता है जार में। उस जार में एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम फॉर्मलिन। फॉर्मलिन सॉल्यूशन में इनको सेव करके रखा जाता है ताकि ये डिजॉल्व ना हो, डिग्रेड ना हो। एनिमल के स्पेसिमन प्लास्टिक माउल्ड करके भी रखे जाते हैं, एक प्लास्टिक के अंदर प्रॉपर पैटर्न पे माउल्ड करके, लेकिन वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वो फिक्स हो जाते हैं अंदर से, चारों तरफ से प्लास्टिक्स होती है, माउल्ड कर दिया जाता है, मढ़ दिया जाता है, वो मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन फॉर्मलिन सॉल्यूशन वाले जो भी कंपोजिशन होते हैं इनको इधर उधर सेक करके हम देख सकते हैं चारों तरफ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स की। जूलॉजिकल पार्क कुछ और नहीं है, आपका चिड़ियाघर है, जू है। अच्छे से देखा होगा, समझते होंगे, जानते होंगे। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवरों को रखा जाता है। किसकी केयर में? हमारी केयर में, इंसानों की केयर में। जो सबसे खतरनाक जानवर है उसकी केयर में रखा जाता है ताकि हम समझ सकें कि उनकी फूड हैबिट क्या है, बिहेवियर क्या है। इस तरह से एक पर्टिकुलर रीजन बना दिया गया है, इसमें लायन का रखा गया है, या जिराफ रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे डियर्स के स्पीसीज़ हैं। तो इस तरह से इनको अलग अलग लोकेशन पे रख दिया जाता है ताकि हम इनको समझ सकें कि इनके खान पान क्या है और रहन सहन क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक और पैटर्न देखने को मिलेगा कि जनरली एनालिटिकल होता है नेचर में, एनालिसिस करने के लिए, पहचान करने के लिए यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है की वजह से हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, पहचान लेते हैं। बेस्ड होती है अलग अलग कंट्रास्टिंग करेक्टर्स पे, जनरली इन पेयर, ये पेयर में होते हैं, उनको बोलते हैं हम कपलेट। हर एक स्टेटमेंट की का क्या बोला जाता है? लीड। अब यहाँ पे जैसे बात करें प्लांट, तो प्लांट क्या है? इसमें वैस्कुलराइजेशन एक क्या हो गया? की हो गई। अब की हमेशा पेयर के फॉर्म में होगी, वो भी कंट्रास्टिंग करेक्टर की, यानी कि नो वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर टिश्यूज जिनमें पाए जाएंगे, जिसमें नहीं पाए जाएंगे। नहीं पाए जाने वाले ब्रायोफाइट्स होते हैं, जबकि पाए जाने वालों को फर्दर फिर से दो पार्ट्स में बांटा गया। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये एक दूसरी लीड हो जाएगी। सीड हैं या नहीं हैं, जिनमें सीड हैं वो फर्दर दो टाइप्स में और बांट दिए गए। जिसमें सीड नहीं थे वो फेलिसिनोफाइटा यहाँ पे चेंज हो गए। अब जिनमें सीड थे उनमें भी दो ऑप्शन, एक में फ्लावरिंग थी, एक में फ्लावरिंग नहीं थी। फ्लावर हैं तो उनको एंजियोस्पर्मोफाइटा बोला गया, जिसमें फ्लावर नहीं थे इनको बोला गया कॉनिफेरोफाइटा। तो ये की स्पीसीज प्रॉपरली डिवाइड करती है। सेम एज पैटर्न की बात करें एनिमल्स में, तो वर्टिब्रेट क्लासेस की अगर हम बात करें तो दो हिस्से, एक के पास फर हैं, एक के पास फर नहीं हैं। फर जिनके पास हैं उनको मैमल्स में डिवाइड कर दिया गया। अब जिनके पास फर नहीं थे उनके पास दो चीज़ें दिखी, फेदर यानी कि पंख या तो हैं या नहीं हैं। हैं तो वो बर्ड्स में डिवाइड कर दी गई, अगर नहीं है तो उनको दो पार्ट में और बांटा गया। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है या बॉडी के बाहर? अंदर वाले को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला गया, जिसमें रेप्टाइल्स देखने को मिले। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर देखने को मिला। ये भी दो टाइप्स के दिखे जिनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर था। पहला गिल्स प्रेजेंट हैं, दूसरा गिल्स नहीं हैं एडल्ट स्टेज पे। गिल्स जिनमें पाए गए वो थे फिशेस, जिनमें नहीं पाए गए वो थे एम्फीबियंस। लेकिन दोनों क्या थे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे थे। इन दोनों के अलावा रेप्टाइल्स की बात करें, एम्फीबियंस की, फिशेस की, इन तीनों के पास फेदर नहीं प्रेजेंट थे, जबकि बर्ड्स के पास प्रेजेंट थे। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस के पास कोई फर नहीं पाया जाता, लेकिन मैमल्स के पास पाया जाता है। तो की यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है? एनालिसिस करा रही है, पहचान करवा रही है डिफरेंट टैक्सॉन्स को और एनिमल्स को। ये पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, लिविंग वर्ल्ड, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, यहीं पे कंप्लीट होता है ये चैप्टर। अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगे उनमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे।
उम्मीद है लिविंग वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान सा और छोटा सा चैप्टर है, ईजिली कवर अप किया जा सकता है। किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं या कुछ त्रुटि रह गई है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, डायरेक्ट हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइंस क्लासेस 1212, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।